आज के लेक्चर से पहले मैं पिछले लेक्चर में मैं कुछ करेक्शंस करना चाह रहा हूँ। इसके बारे में हमने कहा था कि इसको हम आर्च कह सकते हैं, तो हम इसको आर्च नहीं कह सकते। ठीक है, इसको आर्च नहीं कह सकते। एक सरफेस एलिमेंट है और आर्च एक लाइन। ठीक है, इसको कर्व शेल कहा जाएगा। शेल हमने पढ़ ली थी ना, सरफेस एलिमेंट होता है शेल, स्लैब एक शेल है, लेकिन वो एक कर्व नहीं है, वो स्ट्रेट है आमतौर पे। तो ये एक कर्व्ड शेल है। ठीक है, नॉट एन आर्च। सिमिलरली दिस इज आल्सो कर्व्ड शेल, नॉट एन आर्च। इनको हमने, ये जो आपको मेंबर्स नजर आ रहे हैं स्मॉल बीम्स, इनको हमने फ्लोर बीम्स कहा था। इनको जॉइस्ट्स का वर्ड ज्यादा यूज किया जाता है, मैं लिख देता हूँ जॉइस्ट्स। ये जो आपको मेंबर नजर आ रहा है, ये नॉर्मली क्लोजली स्पेस्ड बीम्स होती हैं और small size beam. Critical concerns of structural engineering. Now, the primary concern for any structural engineer is to make sure that the structure will not collapse when it's subjected to its design loading. ठीक है, जब इसके ऊपर डिजाइन लोडिंग लगे तो स्ट्रक्चर कोलैप्स ना करे, ये प्राइमरी कंसर्न है किसी भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए। अब इस चीज को वो कैसे इंश्योर करेगा? जब हमने कहा कि इट शुड नॉट कोलैप्स व्हेन सब्जेक्टेड टू इट्स डिजाइन लोडिंग, इसका मतलब ये कि ये जो डिजाइन लोडिंग है, ये काइंड ऑफ एक्सट्रीम लोडिंग जो उसकी लाइफ में, स्ट्रक्चर की लाइफ में उसके ऊपर लग सकती है, वो आइडेंटिफाई करनी होगी उसको। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई एक्सट्रीम लोडिंग दैट द स्ट्रक्चर में एक्सपीरियंस ओवर इट्स डिजाइन लाइफ। और सेकेंडली, जब वो लोडिंग उसने आइडेंटिफाई कर लिए, उसके मैग्नीट्यूड, उसके डायरेक्शंस और उसकी पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे उसने लगना है, और फिर आगे एक चीज पढ़ेंगे लोड कॉम्बिनेशंस, कौन से लोड्स इकट्ठे अप्लाई हो सकते हैं। तो कंबाइंड लोडिंग की वजह से जो स्ट्रक्चर पे अप्लाई होगा, क्या स्ट्रक्चर उनके लगने के बाद इक्विलिब्रियम में रहेगा या नहीं रहेगा, या ठीक है। तो अब इसके बाद फिर आगे उसको स्टडी करना होगा कि जब ये लोड स्ट्रक्चर के ऊपर लगेगा तो स्ट्रक्चर किस तरह से फेल हो सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज द स्ट्रक्चर कैन फेल इन। तो we are going to have a brief look at how a structure can fail, what are the ways a structure could fail in. But before going to discuss those ways, we are going to discuss reactions. जैसे ये आपको बिल्डिंग पहले भी काफी दफा दिखा दी है, ये एक फ्रेम स्ट्रक्चर है। कोई भी स्ट्रक्चर, मैंने कहा था सिविल इंजीनियरिंग का जो भी स्ट्रक्चर है, इट फाइनली ट्रांसफर्स इट्स लोड टू द ग्राउंड। तो somehow at some point it will be connected to ground, any civil engineering structure. For example, for this frame you can see that we have this column is transferring the load to the small foundation or footing underneath it, and that footing underneath is transferring the load to the soil, to the ground. ठीक है, तो similarly for the other columns. ये है पूरे स्ट्रक्चर के लिए सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, पूरे स्ट्रक्चर के लिए कहीं ना कहीं पे नीचे सपोर्ट है। फिर स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास, हम एक मेंबर अगर दूसरे मेंबर को सपोर्ट कर रहा है तो हम उस मेंबर के लिए भी अलग से सपोर्ट्स डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो जॉइस्ट है स्मॉल बीम रनिंग इन दिस डायरेक्शन, इसको सपोर्ट कर रहा है ये वाला बीम। ऑलराइट, हम जब इस जॉइस्ट को स्टडी कर रहे हो तो इस जॉइस्ट के लिए इट इज सपोर्टेड एट डिफरेंट पॉइंट्स बाय बीम्स एट सम स्पेसिंग। ठीक है, तो वो आगे फिर फ्री बॉडी डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट आएगा, वो हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन जाहिर है अल्टीमेटली तो हमें ग्राउंड से कोई सपोर्ट्स चाहिए। ठीक है, तो इट इज इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ दोज सपोर्ट्स। ऑलराइट, वो जो सपोर्ट्स हैं दे मस्ट बी वो सपोर्ट्स क्या करते हैं? दे रेस्ट्रेन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। मसलन अगर ये फ्रेम है, आप जस्ट इमेजिन करें कि अगर इसके नीचे जमीन ना हो तो ये क्या होगा? नीचे गिरेगी ना, गिर जाएगा ना ये फ्रेम।
ठीक है। तो वो जो जमीन है वो रोक रही है उस फुटिंग को, और वो फुटिंग इन टर्न रोक रही है कॉलम को, और कॉलम इन टर्न बड़े वाले बीम को, और बड़े वाले बीम फिर ऊपर जो जॉइस्ट है उनको, और फिर अगर जॉइस्ट के ऊपर हमने शीट डाली है तो वो जॉइस्ट उस शीट को सपोर्ट कर रही है। सो यानी इसका मतलब ये है कि जब हम सपोर्ट की बात करेंगे देन वी नीड टू फर्दर क्लासिफाई, फर्दर डिस्क्राइब कि वो सपोर्ट किस तरह की मूवमेंट्स को प्रिवेंट कर रहा है। अगर कोई सपोर्ट सिर्फ एक डायरेक्शन में ट्रांसलेशन को प्रिवेंट कर रहा है तो देन यू कुड कॉल दैट एज अ रोलर सपोर्ट। जैसे आप इसको हम कहते हैं, ये रोलर सपोर्ट जैसे यहाँ पे दिखाए गए, ये एक आइडियलाइज्ड सपोर्ट है, ठीक है, आइडियलाइज्ड सपोर्ट। इससे पहले हमने यहाँ पे एक फिगर देखी थी, लेट मी शो यू दैट फिगर। ये जो गर्डर इस पियर के ऊपर रेस्ट कर रहा है, ठीक है, ये गर्डर इस यानी अगर इस गर्डर की मैं सपोर्ट्स ड्रॉ करूं ना तो यहाँ पे इस गर्डर के लिए एक सिंपल सपोर्ट मिल रही है। इस सिंपल सपोर्ट, इसको मैं रोलर सपोर्ट कह सकता हूँ। दिस इज अ रोलर सपोर्ट, ठीक है, क्योंकि ये इसको सिर्फ बस नीचे आने से रोक रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, ये उसके ऊपर जस्ट प्लेस किया गया है, दैट्स इट। ये रोलर सपोर्ट है। ये इसको आप ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं ना, दिस इज ये एक्चुअली बस ये दिखा रहा होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी चीज है जो इस बॉडी की ये वाली मूवमेंट को प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है। वो प्रिवेंट करने कैसे कर सकेगा? बाय डेवलपिंग अ रिएक्शन व्हिच कैन काउंटर दी जो भी यहाँ पे डिमांड है बीम की तरफ से। एनीवेज, तो ये इस तरह के होते हैं रोलर सपोर्ट्स। आपने घर बनते देखे, अगर घर हम कैसे बनाते हैं आमतौर पे, मैसनरी की वॉल्स हम खड़ी करते हैं ना, मैसनरी की वॉल्स हाइट पे लेके जाके फिर उसके ऊपर स्लैब डालते हैं, लेंटर जिसको बोलते हैं। अब वो जो स्लैब होती है ना, वो बीम, वो आपकी मैसनरी वॉल्स के ऊपर जस्ट रेस्ट कर रही होती है, ठीक है। यानी वॉल्स और बीम, सॉरी, वॉल्स और मैसनरी वॉल्स और स्लैब में बस और कोई कनेक्शन नहीं होता, वो जस्ट उसके ऊपर रेस्ट कर रही होती है। तो हम इस सपोर्ट को भी, दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ रोलर सपोर्ट और सिंपल सपोर्ट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा इस बीम इस जगह पे यानी एक तो ये मेन जो इसको रिएक्शन दे रहा है वो तो इस डायरेक्शन में दे रहा है ना, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर अगर ये जो गर्डर है ये इस लेटरल डायरेक्शन में मूव करना चाहे तो कुछ ना कुछ फोर्स रिक्वायर्ड होगी टू मूव इट इन लेटरल डायरेक्शन। एक तो खैर आपको पता है कि जैसे ये वाला एंड है, इस तरह दूसरा जो एंड होगा तो कुछ यानी वहां भी आगे थोड़ी सी स्पेसिंग के बाद दूसरा गर्डर स्टार्ट हो रहा होगा ना, कंटिन्यूअस है। ये तो एक पार्ट आपको दिखाया गया। तो एक तो आप कह सकते हैं कि आगे जाके एक और गर्डर, थोड़ी सी स्पेस के बाद एक और गर्डर होगा तो वो गर्डर उसको रोक लेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो यहाँ पे पहले स्पेस है ना, मूवमेंट तो यहाँ पे अलाउ है। लेकिन इस इवन ये वाली मूवमेंट करने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ फोर्स चाहिए। वो फोर्स क्यों चाहिए आपको? बिकॉज यहाँ पे कुछ फ्रिक्शनल फोर्स है स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से, और दिस इज गोइंग टू बी अ सिग्निफिकेंट फोर्स, क्योंकि आपने फ्रिक्शन फोर्स आपको पता है म्यू एन के बराबर होती है। ये तो चलो सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये एन क्या है? नॉर्मल फोर्स जो इस जगह लग रही है, ठीक। तो वो नॉर्मल फोर्स एक सिग्निफिकेंट फोर्स है, तो इवन अगर वो एक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो भी जाए तो देन इवन देन इट इज सिग्निफिकेंट फोर्स। इसका मतलब क्या है कि इसको मूव करने के लिए लिटरली अगेन देयर इज सम कोई फिजिकल सपोर्ट नहीं है, बट ड्यू टू फ्रिक्शन अगर आप इसको इस तरफ लोड लगाएंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस डेवलप होगी फ्रिक्शन की वजह से, वो इसको आपको मूव नहीं करने देगी लेटरली। तो ये जो सपोर्ट है इन इटसेल्फ ये वर्टिकल रिएक्शन दे रहा है, बट इसी का एसोसिएटेड इसके साथ एक स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस इस तरह से भी दे रहा है। ये इतनी बड़ी रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन स्मॉल जो लोड्स हैं, स्मॉल अगर कोई लोड्स लेटरली लगेंगे तो उनको रेजिस्ट करने के लिए ये एनफ है, ठीक है। तो हम
इसको आमतौर पे ऐसे यूं करके यानी ऐसे मॉडल कर लेते हैं, ऐसे हम आइडियलाइज कर लेते हैं कि एक रोलर सपोर्ट है, बट इफ यू लाइक यू कैन ऑल्सो मॉडल इट एज अ हिंज सपोर्ट। अभी हमने हिंज सपोर्ट की बात करनी थी, तो लेट मी टेक यू टू हिंज सपोर्ट. So roller support, it provides reaction in just one direction, इसलिए आपको नजर आ रहा है R1. इस सपोर्ट जब हम फ्री बॉडी डायग्राम के आगे बात करेंगे तो उसमें चूंकि हमें सपोर्ट हटानी होती है और उसका जो रिएक्शन होता है वो दिखाना होता है, तो जब हम सपोर्ट हटाएंगे, रोलर सपोर्ट हटाएंगे, तो उसकी जगह पे एक रिएक्शन शो करेंगे. ठीक है. और नेक्स्ट हिंज सपोर्ट. हिंज सपोर्ट भी जैसे मैंने आपको दिखा दिया था, वो जो गर्डर है, यू कैन आल्सो मॉडल इट एज अ हिंज सपोर्ट कंसीडरिंग दैट देयर आर फ्रिक्शनल फोर्सेस अवेलेबल टू रेजिस्ट सम लेटरल मूवमेंट. ठीक है. इसके अलावा भी स्टील स्ट्रक्चर्स में आपको हिंज सपोर्ट्स मिल जाएंगे which can closely approximate the ideal hinge support. ठीक है. hinges स्टील में तो बनाई भी जा सकती है ना. Alright. नेक्स्ट इज, तो इस ये हिंज सपोर्ट बेसिकली क्या कर रही होती है, इट प्रिवेंट्स ट्रांसलेशंस इन टू ऑर्थोगोनल और टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी. जो चीज ट्रांसलेशन प्रिवेंट कर सकती है वो एक फोर्स जनरेट कर सकती है, इसका मतलब है. ठीक है. यानी आपको कैसे पता चलेगा कि ये दो रिएक्शंस ये प्रोड्यूस कर सकता है, ये आपको ऐसे पता चलेगा कि ये जो यहाँ पे सपोर्ट है, इट इज कैपेबल ऑफ प्रिवेंटिंग दी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन ऑफ दिस एंड ऑफ द बीम. इसलिए ये हमें पता है कि ये दो चीजें, यानी रिएक्शन का ताल्लुक एबिलिटी टू प्रिवेंट मूवमेंट के साथ है. और थर्ड टाइप एक फिक्स सपोर्ट की, जैसे आपको ये नजर आ रहा है, जिसको हम नॉर्मली ऐसे करके दिखा देते हैं, तो इसको क्लैम्प सपोर्ट या बिल्ट इन सपोर्ट भी बोलते हैं. फिक्स सपोर्ट नॉर्मली इसको बोल देते हैं. तो ये जो सपोर्ट है, इट इज कैपेबल ऑफ प्रिवेंटिंग टू ट्रांसलेशंस, एज यू कैन सी. फॉर दैट रीजन वी हैव R1 एंड R2. और एडिशनली ये मोमेंट को भी, ये रोटेशन भी प्रिवेंट कर सकता है. तो रोटेशन अगर प्रिवेंट कर सकता है, इसका मतलब ये कि ये कोई ना कोई मोमेंट प्रोड्यूस करेगा. इट इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग अ मोमेंट रिएक्शन आल्सो. ठीक हो गया? यस सर. तो रिएक्शंस, आई एम श्योर आप इस चीज को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ चुके होंगे और मैकेनिक्स मटेरियल में पढ़ चुके होंगे, बट बिकॉज we want to make sure that you go through these fundamentals before moving to the next topic, so I'm just discussing them for a revision purpose. All right, now we are going to look at the ways the structure can fail in. The first way is initial instability. Look at this figure. ये जापान के अंदर एक अर्थक्वेक के बाद बिल्डिंग की ये हालत हुई है. इफ यू लुक एट दिस बिल्डिंग, ये बिल्डिंग टूटी हुई नहीं है, यानी ये इसका कोई मेंबर एज सच ये नहीं है कि कोई स्लैब टूट गई थी या कोई कॉलम फेल हो गया या कोई बीम फेल हो गया या कोई और. ये बिल्डिंग पूरी की पूरी ही लेट गई है. यानी जो इसको एक्स्ट्रा ग्राउंड से रिएक्शंस मिलने थे टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम, वो रिएक्शंस मिलना बंद हो गए. गॉट इट? वो रिएक्शंस जब या मिलना बंद हो गए, मैंने कह दिया, या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जो रिएक्शंस इसको मिल रहे थे टू कीप इट इन इट्स पोजीशन, वो रिएक्शंस समहाउ इनसफिशिएंट हो गए टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम. यानी जितना बाहर से लोड लग रहा था, उतने ये रिएक्शन उसको मिलना जब नहीं मिल रहे थे, तो ये बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है. कोलैप्स नहीं कहना चाहिए, अनस्टेबल होके पूरी की पूरी बिल्डिंग एज अ होल रोटेट होके नीचे फॉल कर गई है. ठीक है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये फेलियर जस्ट एक इनिशियल स्टेबिलिटी का फेलियर है, ये जो हम बात कर रहे हैं. ठीक है. इनिशियल स्टेबिलिटी, मसलन मैं आपको एग्जांपल और दे दूं. अगर एक लेट्स से किसी हिली एरिया में आपने एक रिटेनिंग वॉल बना दी. ठीक है. लेट्स से ये कोई हिली एरिया है और आपने
इस मटेरियल को रोकने के लिए अच्छा ये सरफेस है जिसके ऊपर मैं बनाता हूँ, फिर आपको दिखा देता हूँ। ये आपकी वॉल कुछ इस तरह की बनी हुई थी, ठीक है, और इधर जो है वो मटेरियल डंप हुआ है, ठीक है, लूज मटेरियल है जो कि प्रेशर अप्लाई कर रहा है ऑन दिस वॉल इन दिस डायरेक्शन। अब ये वॉल, इसकी इनिशियल स्टेबिलिटी का फेलियर कैसे होगा कि जो इसको ये रिएक्शंस मिलने चाहिए, ये जो रिएक्शंस हैं ये भी तो किसी सोर्स से इसको मिल रहे हैं ना, ग्राउंड के साथ जो इसका कांटेक्ट है। अभी हम डिटेल्स के अंदर नहीं जा रहे कि ये कांटेक्ट किस तरह का होता है, लेकिन जो भी कांटेक्ट है जिसकी वजह से ये फोर्सेस डेवलप हो रही है, इनकी भी एक लिमिटेशन है। यानी अगर ये फोर्स बढ़ती जाएगी तो मुमकिन है कि ये इस वॉल पूरी की पूरी या तो ऐसे स्लाइड कर जाए, जिसको हम स्लाइडिंग फेलियर कहेंगे, ठीक है, यानी गिरे ना, बस स्लाइड कर जाए, आगे चली जाए। इसका मतलब ये कि ये वाली जो रिएक्शन इसको मिल रहा था वो इट वाजंट एबल टू कीप इट, ये वो इस मूवमेंट को प्रिवेंट करने में नाकाम हो रहा था, ठीक है, वो इनसफिशिएंट था, इसलिए उसने लिटरली उसको डिस्प्लेस कर दिया, स्लाइड कर दिया एज अ होल बिल्डिंग को, ठीक है, बिल्डिंग यानी वॉल को, सॉरी। और ये तो स्लाइडिंग होगी। अगर ये स्लाइडिंग के अलावा दूसरे जो फेलियर हो सकता है वो जाहिर है ये इसको टिल्ट करने की, ऐसे गिराने की कोशिश कर रहा है। अगर ये जो मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है रिएक्शन के तौर पे, अगर ये मोमेंट इनसफिशिएंट होगा टू कीप इट इन इस पोजीशन, स्ट्रेट पोजीशन, तो ये इसको ऐसे टिल्ट कर सकेगा और फिर फर्दर जाके इसको फाइनली ये ऐसे गिर सकता है। तो मल्टीपल वेज इन विच इट कुड फेल, या हो सकता है सेल्फ, इसका लोड, सेल्फ वेट इतना ज्यादा हो, या ये अगर ऐसे करके कुछ बना हो और ये लोड ऐसे लग रहा हो इसके ऊपर, और ये जो इसको रिएक्शन मिल रहा है ये जाहिर है सॉइल की तरफ से वर्टिकल रिएक्शन मिल रहा है। अगर ये सॉइल समहाउ वीकन हो जाए, मे बी इसके अंदर पानी चला जाए, जो भी कोई मसला हो जाए, तो हो सकता है कि ये इसको ये रिएक्शन ना प्रोवाइड कर सके और ये ऐसे करके सेटल हो जाए, सिंक काइंड ऑफ हो जाए, ठीक है। तो इनिशियल स्टेबिलिटी ये फर्स्ट चीज है जिसको सेटिस्फाई करना है, यानी मेकिंग श्योर दैट स्ट्रक्चर वुड रिमेन इन इक्विलिब्रियम एज अ होल अंडर द, यानी जो रिएक्शंस हैं जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो प्रोड्यूस होने हैं, दोज आर एडिक्वेट टू कीप द स्ट्रक्चर इन इक्विलिब्रियम, यानी उसको एज अ होल मूवमेंट से प्रिवेंट कर सके, ठीक है। इनिशियल स्टेबिलिटी का ये मतलब है। नेक्स्ट काइंड ऑफ फेलियर इज लॉस ऑफ स्टेबिलिटी ड्यू टू मटेरियल फेलियर। अब इसके अंदर मुझे मैं कोई उस तरह का पूरी बिल्डिंग में से तो एग्जांपल मैं अभी आपको नहीं दिखा सका हूं, लेकिन ये लैब में स्टील बीम को, probably it's a steel beam, I'm not sure which material it is, it looks like a steel beam, इस बीम को लैब में टेस्ट किया जा रहा है और इसके ऊपर ये मशीन से लोड लगाया जा रहा है, और ये बीम अपनी स्ट्रेट पोजीशन में पहले था, तो ये लोड लगने के बाद इसकी ये पोजीशन हो गई है। अब ये इसकी पोजीशन क्यों हो गई है, ये यहाँ पे यील्डिंग हो गई है, ये जो फाइबर्स थे ना यहाँ पे जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही थी उसकी वजह से ये टेंशन में यील्ड कर गया है। अब ये यील्डिंग, बेसिकली यील्डिंग का क्या मतलब, यील्डिंग इज अ मटेरियल फेलियर ना। यील्ड करने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ ना, सिग्मा इक्वल टू माइनस एम वाई ओवर आई मैकेनिक्स एंड मटेरियल में, जो यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, अगर ये स्ट्रेस लेवल एक्सीड कर जाए यील्डिंग स्ट्रेंथ से, तो ये मटेरियल की जितने एबिलिटी थी, यानी अगर आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम स्टील का याद हो, तो ये जो स्ट्रेस ज़ाहिर है जब लोड लगना शुरू हो जाएगा तो इनिशियली लोड लगने से पहले ये स्ट्रेस जीरो था, ग्रेजुअली ये बढ़ रहा था, और जब लोड बढ़ रहा था साथ में स्ट्रेस भी बढ़ रहा था, क्योंकि लोड बढ़ने की वजह से ये मोमेंट बढ़ रहा था, और ये मोमेंट बढ़ने की वजह से ये बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ रही थी। तो जैसे जैसे लोड बढ़ रहा था अल्टीमेटली ये स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ रही थी। तो जब तक ये स्ट्रेस इस ये जो लेवल है यील्डिंग स्ट्रेस इससे छोटा था, तब तक ये स्ट्रक्चर, ये मटेरियल फेलियर नहीं हो रहा था। जब ये स्ट्रेस लेवल एक्सीड कर गया सिग्मा यील्ड के, या एटलीस्ट इसके बराबर हो गया,
तो ये आपको ये वाला फेलियर मिल गया जिसकी वजह से ये यील्डिंग हो गई है. So loss of stability due to material failure is, I mean, the next type of failure that can occur. ये आप ये मैंने एक एग्जांपल ली और आप खुद समझ सकते हैं. यानी मटेरियल की एबिलिटी खत्म हो जाए to keep the structure in equilibrium. बकलिंग फेलियर मोड, इसके अंदर ये होता है कि बीम के अंदर तो शायद ज्यादा मसला नहीं है. ये कॉलम्स में बकलिंग का ताल्लुक कंप्रेशन के साथ है. ज़ाहिर जो मेंबर कंप्रेशन में वही बकल कर सकते हैं. बकलिंग तो आपको पता भी है ना कि बकलिंग क्या होती है. जैसे ये आपको कॉलम नजर आ रहा है किसी बिल्डिंग में, और ये कॉलम पहले स्ट्रेट था और लोड, उसके ऊपर लोड जब ज्यादा लग गया तो ये कॉलम ऐसे बकल हो गया. ये कॉलम इसलिए नहीं फेल हुआ कि इसके अंदर स्ट्रेस यील्डिंग स्ट्रेस से ज्यादा हो गया था. ये मटेरियल फेलियर नहीं हुआ. इनिशियली ये मटेरियल फेलियर, बाद में तो खैर मटेरियल भी फेल हो गया, लेकिन इनिशियली ये बकलिंग की वजह से फेल हुआ. बकलिंग का मतलब ये जो फेलियर है, वैसे बकलिंग की वजह से जो फेलियर है, इट मे और मे नॉट बी एसोसिएट अकम्पनीड बाय, यानी हो सकता है ये मटेरियल भी फेल हुआ और फिर बाद में बकलिंग भी हो, या ये भी हो सकता है कि मटेरियल फेल होने से पहले ही ये बकल हो गया हो. ठीक है, आपने पढ़ा होगा शायद इलास्टिक बकलिंग और इनइलास्टिक बकलिंग. अगर स्ट्रेस लेवल यहाँ पे था, यानी इस लेवल से नीचे था और उससे पहले ही ये इस तरह की बकलिंग हो गई, तो ये इलास्टिक बकलिंग है. ठीक है, लेकिन अगर ये मटेरियल पहले फेल हुआ और फिर उसके बाद बकलिंग हुई, तो देन इट इज इनइलास्टिक बकलिंग. बहरहाल बकलिंग इज अनदर फेलियर मोड. ठीक है, I think you can understand these things.